तो गाइस आज जो हम बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन को लेकर के, उसमें जो जो टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं वो सीधे से बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। पहली चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन इमल्शन का लेकर के कि इमल्शंस होते क्या हैं, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है। आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन कैसे की जाती है, क्या टाइप्स होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। कुछ ऐसे टेस्ट हम यहाँ देखेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि इमल्शन का टाइप है क्या। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमल्शंस रखे होते हैं और हमें आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बोला जाता है, तो हमें उसके लिए कुछ ऐसे केमिकल टेस्ट चाहिए होते हैं, कुछ फिजिकल टेस्ट चाहिए होते हैं जिसके बेसिस पर हम उनको डिस्टिंग्विश कर पाएँ। और साथ ही हम यहाँ देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, क्योंकि इमल्शंस का जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो फार्मास्यूटिकली इंडस्ट्रीज़ के अंदर किया जाता है। बहुत सारे सिरप्स और बहुत सारे कोलॉइड्स बनाए जाते हैं जो लियोफिलिक और लियोफोबिक कैटेगरीज में कंसीडर होते हैं। वो सारी चीज़ें फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के साथ पढ़ी जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम ये चीज़ देखने वाले हैं कि जो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा वो किस तरीके से इमल्शंस को क्लासिफाइड करता है, इमल्शंस के बनने के पीछे कौन कौन सी थियोरीज काम करती हैं। क्योंकि जो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि हमारी जो गैलेक्सी है, हमारा जो पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है जिसको हम बोलते हैं, वो जो काम कर रहा है उसके पीछे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं जिस पे वो काम करता है। उसी तरीके से हर फिनोमिना के पीछे, हर प्रिपरेशन के पीछे, हर मेथड के पीछे कुछ ना कुछ थ्योरीज काम करती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम उन एडिटिव्स को भी देखेंगे जो इमल्शंस की फॉर्मुलेशन में स्टेबलाइजेशन की तरह काम करते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इमल्शंस को लेकर के कि इमल्शंस होते क्या हैं, तो एक लॉजिकल या केमिकल लैंग्वेज में हम सीधी भाषा में बात करें अगर, तो इमल्शंस आर दोज इन विच डिस्पर्जन इन विच द डिस्पर्स फेज इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ अ लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ व्हीकल इन विच इट इज इमिसिबल। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में डेफिनेशन है कि इमल्शंस जो होते हैं वो डिस्पर्जन होते हैं। और वो डिस्पर्जन कैसे होते हैं, जिनमें जो हमारे डिस्पर्स फेज होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से कंसिस्टेड होते हैं, कंपोज्ड होते हैं। और एक ऐसा लिक्विड जिसके अंदर हम कुछ पार्टिकल्स को इमिसिबल कर पाएँ, या फिर एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर कोई दूसरा फेज इमिसिबल हो, वो सारी की सारी चीज़ें इमल्शंस कहलाती हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, वाटर को ऑयल में डालो या फिर ऑयल को वाटर में डालो, ये दोनों आपस में इमिसिबल होते हैं। लेकिन अब इसको हमें मिसिबल करना है, यही हमारा आज का टारगेट है। हमें क्या बनाना है, इमल्शन बनाना है। तो हम ऐसे दो इमिसिबल पार्ट्स को, दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिसिबल करने जा रहे हैं। दिस फिनोमेना इज नॉन एज द इमल्शन, यानी कि जो बनने वाली चीज़ है वही हमारी इमल्शन कहलाएगी। दूसरा डिस्पर्जन जो सिस्टम हमारे पास होता है वो होता है सस्पेंशन। अगर हम बात कर रहे हैं सस्पेंशन को लेकर के, दूसरा डिस्पर्जन सिस्टम हमारे पास होता है सस्पेंशन। सस्पेंशंस आर दोज इन विच, या फिर ये हम सीधी लैंग्वेज में बात करें तो डिस्पर्जन जो होते हैं वो टू फेज्ड वाले सिस्टम होते हैं, जिनके अंदर दो फेज होते हैं। ये फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स होते हैं जिसके अंदर, जिसको हम डिस्पर्स कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। और एक कॉन्टिन्यूस फेज होता है। कॉन्टिन्यूस फेज मतलब डिस्पर्जन मीडियम होता है। ये जो दो फेजेस हैं, ये दोनों फेजेस सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में से किसी भी स्टेट में पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एक केमिकल डेफिनेशन या साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ इमल्शन को लेकर के, तो हम कह सकते हैं कि एन इमल्शन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स। ये दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स का एक मिक्सचर होता है, जिसको हम किसी पर्टिकुलर फाइनाइट अमाउंट के साथ, यानी कि एक फिक्स अमाउंट के साथ भी बना सकते हैं, या फिर कुछ इंडेफिनिट अमाउंट के साथ भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा कंपोजिशन उनका फिक्स ही रहे। जो कि आपस में इमिसिबल हों, अनमिक्सेबल हों, अनबैलेंसेबल हो, बैलेंडेबल हों, ओइंग टू द लिक्विड लिक्विड फेज सेपरेशन। कुल मिलाकर के एक ऐसा चीज़, ऐसा सिस्टम हमें बनाना है जिसमें लिक्विड ए, एक दूसरा लिक्विड बी, दोनों को इंडेफिनिट अमाउंट के साथ मिलाओ चाहे डेफिनिट अमाउंट के साथ मिलाओ, दोनों अनमिक्सेबल होने चाहिए, दोनों अनब्लेंडेबल होने चाहिए, दोनों आपस में इमिसिबल होने चाहिए। बनने वाली जो चीज़ होगी वो मिक्सचर होगा ए बी का, और उसको हमें बाय यूजिंग इमल्सिफाइंग एजेंट्स उसको स्टेबलाइज करना है। जो चीज़ हमारे पास बनेगी, देन जो लिक्विड लिक्विड फेज सेपरेशन सिस्टम हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा, इमल्शन कहलाएगा। तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अगर मैं बात करूं इमल्शंस को लेकर के कि इमल्शंस कैसे कैसे होते हैं, या फिर मिसिबल लिक्विड्स कैसे कैसे होते हैं, किस किस टाइप से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हमारे पास एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट, एक छोटा सा लॉजिकल टारगेट हम लेकर के चल रहे हैं, चार टाइप के सॉल्यूशंस को, जिसमें कि मैंने इसको क्लासीफाइड किया है ए बी सी और डी में। तो अगर मैं पहले वाले बीकर के अंदर इन टू लिक्विड फेज को देखूं
तो ये दोनों के दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं, दोनों के दोनों इमल्सिफाइड नहीं हैं, अभी तक भी इमल्सिफाइड हमने इनको नहीं किया है, जिसकी वजह से इन दोनों ने क्या बना लिया है, सेपरेट लेयर बना ली है, सेपरेशन कर लिया है। अगर बी वाले बीकर के अंदर मैं देखता हूं तो बी एन इमल्शन ऑफ फेज सेकेंड डिस्पर्स्ड इन फेज वन। अब फेज वन क्या था, फेज वन था लिक्विड यानी कि वाटर, और सेकंड क्या था, कोई दूसरा लिक्विड जिसमें मैंने येलो कलर से उसको आइडेंटिफाई किया, तो यानी कि देयर आर टू लिक्विड्स, लिक्विड वन एंड लिक्विड बी, यानी कि फेज वन और फेज टू। तो फेज वन के अंदर जो फेज टू है वो क्या बन चुका है, इमल्शन बन चुका है, वो पूरा का पूरा इसके अंदर डिस्पर्स हो चुका है। अगर मैं सी वाले की तरफ जाता हूं, जो सी बीकर मेरे पास है, द अनस्टेबल इमल्शन प्रोग्रेसिवली सेपरेट्स। इसमें क्या हुआ कि जो इमल्शन बन रहा था, पहले तो इमल्शन बनाया और उसके बाद वो वापस से बहुत तेजी के साथ सेपरेट भी हो गया। चौथा जो हमारे पास फोर्थ पोर्शन आ जाता है, फोर्थ बीकर जो हमारे पास है, उसमें अगर मैं देखूं द सर्फेक्टेंट्स आउटलाइन अंडर पार्टिकल्स पोजिशन इटसेल्फ ऑन द इंटरफेस बिटवीन फेज सेकंड एंड फेज वन स्टेबलाइजिंग द इमल्शन। इन सारे ही बीकर्स में केवल बीकर डी क्या है, इमल्शन की प्रिपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें एक एक्सटर्नल सब्सटेंस का यूज किया है, दैट इज सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट क्या काम करता है, जो लिक्विड वन और लिक्विड टू हमने लिए हैं, उनमें से डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के चारों तरफ एक आउटलाइन कवरिंग बना लेता है और उसको स्टेबलाइज कर देता है इनटू द फेज वन, जिसकी वजह से हमारे पास एक ऐसा सिस्टम मिलता है जो कि इमल्शन कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात, तो हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिस होते हैं जिनके बेसिस पर हम उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो पहला जो बेसिस हमारे पास है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन में जो सबसे पहला बेस हमारे पास है, हम डिस्पर्स फेज के बेसिस पर इनको क्लासिफाइड करते हैं, और दूसरा साइज ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स के बेसिस पर हम इनको क्लासिफाइड करते हैं। यानी कि इमल्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन कैटेगरी इज डिस्पर्स फेज, नंबर टू इज कैटेगरी इज साइज ऑफ द लिक्विड ड्रॉपलेट्स। इनको फर्दर क्लासिफाइड अगर हम करें तो डिस्पर्स फेज के बेसिस पर ये ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शंस होते हैं, और दूसरे होते हैं वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस। सिमिलरली अगर हम साइज ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स के बेसिस पर डिवाइड करें तो ये काइनेटिकली स्टेबल और थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल टाइप के दो टाइप के इमल्शंस मिलते हैं। यानी टोटल 4 टाइप के इमल्शंस हमारे पास होते हैं, जिनमें से आज हम केवल ऑयल इन वाटर टाइप और वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शंस की प्रिपरेशन देखने वाले हैं। इनकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखने वाले हैं कि हम इन दोनों को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमारे सामने कुछ अननोन इमल्शंस रखे गए हों। सो दिस इज द टाइप ऑफ इमल्शंस। हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। क्लासिफिकेशन देखने के बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कितने टाइप के इमल्शंस बनते हैं। इमल्शंस ऑलमोस्ट हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। पहले टाइप के इमल्शन की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें सिंपल इमल्शन को, दूसरा हम लेते हैं इसमें मल्टीपल इमल्शन को, तीसरा हम लेते हैं इसमें माइक्रो इमल्शंस को। ये जो तीनों के तीनों कैटेगरी हैं, तीनों के तीनों जो टाइप्स ऑफ इमल्शंस हैं, इनके अंदर वाटर इन ऑयल टाइप, ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शंस को ही कंसीडर किया जाता है। तो अगर मैं सिंपल इमल्शन की बात करता हूं, उनको हम मैक्रो इमल्शन के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर केवल 2 ही टाइप के आते हैं, या तो ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल। इसमें केवल 2 ही फेज होंगे, 2 फेज सिस्टम ये कहलाता है, जिसको हम सिंपल इमल्शन के नाम से जानते हैं। मल्टीपल इमल्शन में मोर देन 2 फेज कंसीडर किए जाते हैं हमेशा, या तो ऑयल इन ऑयल होगा या फिर वाटर इन ऑयल इन वाटर होगा। यानी कि जो चीज़ हमने यहाँ पर रिपीट करी केवल ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल को, उसी को वापस से रिपीटिंग नेचर में डालना है। पहले आप ऑयल इन वाटर मतलब पानी में, पानी को तेल में डालिए, तेल को पानी में डालिए, आफ्टर देन उसको वापस से दोबारा किसी तेल में डाल दीजिए। तो हमें क्या करना है, लेयर बाय लेयर इस फिनोमिना को रिपीट करना है। थर्ड वन इज माइक्रो इमल्शंस। माइक्रो इमल्शंस जो होते हैं वो नैनो इमल्शंस भी कहलाते हैं। नैनो इमल्शंस जो होते हैं थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल होते हैं, ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट पाए जाते हैं, मिक्सचर्स होते हैं ये बाईफेजिक ऑयल वाटर सिस्टम के। यानी कि बाईफेजिक क्यों बोल रहे हैं हम इसको, केवल 2 ही फेज होंगे वैसे तो, लेकिन इसमें सर्फेक्टेंट मिला दिया जाता है। लेकिन जो बाकी के सिंपल इमल्शन या मल्टीपल इमल्शंस होते हैं, इनमें सर्फेक्टेंट को यूज़ नहीं किया जाता। इनके डायमीटर्स में भी इनके पार्टिकल्स के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनके पार्टिकल्स के साइज, उनके पार्टिकल्स के डायमीटर्स, उनमें भी डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है। देन हमारे पास आ जाता है कुछ जनरल टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इमल्शंस। अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इनको देख रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की जब मैं बात करता हूँ, तो जो इमल्शंस होते हैं उन सभी को यूज़ किया जाता है फॉर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विटामिन ड्रॉप्स, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रीम्स, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लिनमेंट्स
or in the manufacturing of lotions. Different types of lotions are available in the industries, और जो हमारा मार्केट एरिया होता है उन सभी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास लोशंस, क्रीम्स और लिनिमेंट्स बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जिनका जो सारी चीज़ें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ प्रिपेयर करती हैं। जितने भी ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी की सारी जितने भी ये टाइप के सब्सटेंस बनाती हैं वो सब इमल्शंस ही होते हैं, जिनको स्टेबलाइज करने के लिए इनके अंदर कुछ इमल्सीफाइंग एजेंट्स या जो स्टेबलाइजर्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। और जितने भी ये इमल्सीफाइंग एजेंट्स या स्टेबलाइजर्स होते हैं उन सभी के पास लियोफोबिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ही, लियोफिलिक और लियोफोबिक दोनों ही टाइप के पार्ट्स होते हैं, जो कि स्टेबिलिटी अचीव करने में काफ़ी तेज़ी के साथ हेल्प करते हैं। अब इमल्शंस की अगर मैं थ्योरी की बात करूं कि इमल्शंस बनते कैसे हैं, इमल्शंस के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो हम बेसिकली कहते हैं कि ऑयल इन वाटर या वाटर इन टाइप ऑयल टाइप का इमल्शन प्रिपेयर हुआ है, उनके पीछे कुछ पर्टिकुलर थ्योरीज काम करती हैं। उन थ्योरीज में से कुछ स्पेसिफिक थ्योरीज यहाँ हमने कंसीडर की। सबसे पहली थ्योरी इज सरफेस टेंशन थ्योरी, नंबर 2 इज ओरिएंटेड वेज थ्योरी, और नंबर 3 इज इंटरफेशियल फिल्म थ्योरी। ये 3 थ्योरी होती हैं जो इमल्शंस की प्रिपरेशन में हेल्प करती हैं। तो अगर सरफेस टेंशन थ्योरी की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर इंटरफेशियल टेंशन को कम करके एक लिक्विड का फेज या फिर एक फेजिक सिस्टम दूसरे फेजिक सिस्टम के इंटरफेशियल टेंशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से वो आपस में इंटरमिक्स हो पाते हैं। ओरिएंटेड वेज थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो मोनोमोलिकुलर लेयर्स होती हैं वो सारी की सारी इमल्सीफाइंग एजेंट की वजह से कवर हो पाती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो इमल्सीफाइंग एजेंट हम एक्सटर्नली बाहर से मिलाते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाइए, अदरवाइज आप एक साथ भी उसके अंदर मिला सकते हैं। तो फेज 1 और फेज 2 के जो मोनोमोलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट्स। लेकिन अगर बात करें इंटरफेशियल फिल्म थ्योरी को लेकर के, तो इंटरफेशियल फिल्म थ्योरी कैसे काम करने वाली है, जो इमल्सीफाइंग एजेंट्स होते हैं उनकी छोटी छोटी लेयर्स डाली जाती है, यानी फिल्म्स डाली जाती हैं। जब हम बात कर रहे होंगे ओरिएंटेड वेज थ्योरी की तो वहाँ पर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इमल्सीफाइंग एजेंट्स को डालते हैं या फिर पाउडर फॉर्म में भी डाल देते हैं। लेकिन इंटरफेशियल फिल्म थ्योरी की जब मैं बात करूँगा तो वहाँ पर हमेशा ही इमल्सीफाइंग एजेंट्स की छोटी छोटी पतली पतली लेयर्स डाली जाएंगी, जो कि कॉन्टैक्ट में आती हैं फेज 1 और फेज 2 के सिस्टम के साथ, या फिर लिक्विड 1 और लिक्विड 2 फेज के साथ। अब ये जो हम बात कर रहे हैं बार बार इमल्सीफाइंग एजेंट्स की, ये होते क्या हैं, यानी कि ये एक एडिटिव्स होते हैं, क्योंकि एक्सटर्नली बाहर से डाले जाते हैं किसी चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए। तो एडिटिव्स जो हम यूज़ कर रहे हैं इन दी फॉर्मेशन ऑफ इमल्सन्स, वो किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको हम बात कर लेते हैं। तो इमल्सीफाइंग एजेंट्स आर द प्रायोरिटी पर, ये प्रायोरिटी पर रखने वाली चीज़ होती है हमेशा किसी भी इमल्शन की प्रिपरेशन के अंदर इमल्सीफाइंग एजेंट्स को डाला जाता है। वो इमल्सीफाइंग एजेंट्स के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी डाले जाते हैं। कई इमल्शंस की प्रिपरेशन में ऑक्सिलरी इमल्सीफायर्स भी डाले जाते हैं, और कई इमल्शंस की प्रिपरेशन के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं। यानी जितनी भी हमारी मेडिसिनल इंडस्ट्री है, मेडिसिनल इंडस्ट्री के अंदर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ किया जाता है, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है, जो कि एक इमल्सीफाइंग एजेंट की तरह काम करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने भी क्रीम्स, जितने भी लोशंस या जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस मार्केट में अवेलेबल हैं जो हमारी स्किन के लिए यूज़फुल हैं या स्किन पर हार्म कर सकते हैं, उन सभी के अंदर इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। उनको स्टेबलाइज करने के लिए, उनके लिक्विड फेज को स्टेबलाइज करने के लिए वहाँ पर या तो आप एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ करते हुए देखेंगे, या इमल्सीफाइंग एजेंट्स को, या फिर एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स को। यानी इनके बिना किसी भी टाइप की कोई मेडिसिन का बन पाना बहुत मुश्किल काम है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इमल्सीफाइंग एजेंट्स को लेकर के कि एक्चुअल में ये इमल्सीफाइंग एजेंट होते क्या हैं, जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि इमल्सीफाइंग एजेंट डाला जाएगा, क्यों डाला जाएगा। तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी इमल्शन की प्रिपरेशन के टाइम पर दोनों लिक्विड फेज को वापस से सेपरेट नहीं होने देते। दीज आर दो सब्सटेंसेस which cannot be separated, which cannot be तो इमल्सीफाइंग एजेंट्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? दीज आर दोज सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू एन इमल्शन टू प्रिवेंट द कोलिजन ऑफ द globules of the dispersed phase. They are also known as the emulgents. They are also known as the emulgents और emulsifiers. इनको हम किसी भी नाम से जान सकते हैं। अगर फॉर्मेशन की बात करते हैं हम किसी इमल्शन को, तो वो 3 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। पहला थर्मोडायनेमिक मैकेनिज्म होता है, जिसको थर्मोडायनेमिकली स्टेबलाइजेशन दी जाती है। दूसरा मैकेनिकल बैरियर होता है। तीसरा इलेक्ट्रिकल बैरियर होता है। तीनों टाइप के मैकेनिज्म्स की हेल्प से हम 3 अलग अलग कैटेगरी वाले इमल्शंस की प्रिपरेशन करते हैं। अब कैटेगरी, जब हम इमल्शंस के अंदर इमल्सीफाइंग एजेंट्स मिलाते हैं तो उसकी कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए।
कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक अगर होंगी तो ही वो इमल्शन के अंदर इमल्सीफायर अच्छा काम करेगा। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक एक अच्छे इमल्सीफाइंग एजेंट की या इमल्सीफायर की, दैट इज़ कि वो स्टेबल होना चाहिए, कंपेटिबल होना चाहिए इंग्रेडिएंट्स के साथ, यानी जो लिक्विड्स हमने लिए हैं लिक्विड ए और लिक्विड बी या फेज़ 1 और फेज़ 2 उनके साथ वो बहुत अच्छे से कंपेटिबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए नेचर में। अगर इमल्सीफाइंग एजेंट टॉक्सिक होगा तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी मेडिसिन या लोशंस तैयार होते हैं या सिरप्स तैयार होते हैं वो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाएंगे। इसके अंदर ऑर्डर, टेस्ट, कलर तीनों चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा एक लिटिल अमाउंट इनके अंदर अगर इन सब चीज़ों का होगा तो वो हमारे इमल्शन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे। साथ ही साथ नॉट इंटरफेयर विद द स्टेबिलिटी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द एक्टिव एजेंट। जो एक्टिव एजेंट काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो ही एक इमल्सीफाइंग एजेंट हमारे लिए यूज़फुल है, हमारे यूज़ में आने लायक है। नेक्स्ट अगर क्लासिफिकेशन हम कर दें इमल्सीफायर्स का तो ये 3 टाइप के क्लासिफिकेशंस के अंदर कंसीडर होते हैं। नंबर 1 इज सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स, नंबर 2 इज सेमी सिंथेटिक, नंबर 3 इज फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स जिनको हम पार्टिकुलेट फिल्म्स के नाम से जानते हैं। ये 3 टाइप का क्लासिफिकेशन कंसीडर किया जाता है इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन एंड लोशंस वगैरह ये सारी चीज़ों में। तो क्लासिफिकेशंस की खैर यहाँ पर हमें नीड नहीं है, क्योंकि आज की इस एक्टिविटी के अंदर हम जो इमल्शंस का यूज़ करने वाले हैं, जो इमल्सीफायर का यूज़ करने वाले हैं, वो एक डिटर्जेंट है जो कि एक सर्फेक्टेंट होता है जिसके पास 2 पार्ट्स होते हैं, लियोफिलिक वाला और लियोफोबिक वाला। दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक इमल्शन को बनाने में और उसको स्टेबलाइज करने में। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि इस एक्टिविटी में मैंने बार बार कहा कि इस डिटर्जेंट की जगह पर हम एग योक का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी लियोफिलिक और लियोफोबिक दोनों ही एंड्स पाए जाते हैं, क्योंकि उस योग के अंदर भी लियोफिलिक और लियोफोबिक दोनों ही एंड पार्ट्स पाए जाते हैं जो कि स्टेबलाइजेशन में हेल्प करते हैं। टेस्ट की अगर मैं बात करूं कि इमल्शंस का जो टेस्ट है कि हम उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो देयर आर टोटल 5 टेस्ट आर पॉसिबल। नंबर 1 इज डाइल्यूशन टेस्ट, नंबर 2 इज कंडक्टिविटी टेस्ट, नंबर 3 इज डाई सोल्युबिलिटी टेस्ट, नंबर 4 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेस्ट और नंबर 5 इज फिल्टर पेपर टेस्ट। तो यहाँ पर आज की इस एक्टिविटी में केवल मैं डाइल्यूशन और कंडक्टिविटी टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हम डाइल्यूशन करके अपने इमल्शंस को सेपरेट कर सकते हैं, या फिर कंडक्टिविटी का हेल्प करके हम अपने इमल्शंस को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।